हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि पिछले वर्ष के परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, मैंने अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे अर्जुन बैच से जुड़िएगा। इस बैच से जुड़ना कैसे? आपको प्ले स्टोर से सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको बैच सेक्शन पे जाना है जहाँ पे अर्जुन बैच मिलेगी। ठीक, इस बैच की फीस है 399 रुपीज़। एक कोड के तहत अभी आपको ये फीस सिर्फ 99 रुपये में लगेगा। ठीक, तो ये जो ऑफ़र है ये लिमिटेड समय के लिए, आप जल्दी से जल्दी इस ऑफ़र से जुड़ जाइए। देखिए, हमारे बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स होगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके जीएस ई बुक्स रहेगी, मॉक टेस्ट होगा और करंट अफेयर्स के नोट्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या है। देखिए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्लास को इस फॉर्मेट में क्यों रखा है, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स को लगता है ना कि ये जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है पीईटी ओरिएंटेड नहीं है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप भरोसा रखिए। देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर से निकाला गया है। अभी आप देखिए, यहाँ पे पीछे का कुछ डेटा भी दिख रहा है। आप देखेंगे आगे के और क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे जैसे देखिए ये पेज का है, ठीक है, दिख रहा है आपको। ऐसे देखिए, ये भी है, पूरा का पूरा कंटेंट हमने पेपर से निकाला हुआ है। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आपको टाइप करके दिया जाता है तो आपको लगता है कि नहीं भाई ये सिलेबस से मैच नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, आप भरोसा रखिए, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। क्वेश्चन ये रहा, देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर, है ना। इस डेटा में एक नंबर मिस है, आपको उस नंबर को फाइंड करना है कि नंबर क्या है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये किसी विशेष कोड पर आधारित होते हैं, बस आपको कोड पकड़ना होता है। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना। इसके 8 पार्ट्स हैं, ये आपको दिख रहा है। अब इसमें ये नंबर मिसिंग है। ठीक, बाकी हर नंबर किसी न किसी रिलेशन से सेट है। तो चलिए आमने सामने के रिलेशन को देखते। देखिए, 4 है, 4 का रिलेशन 14 के साथ सेट करिए, क्या होगा। देखिए, 4 गुणे 3 और प्लस 2, 4 × 12 और 2 14, ये मिल गया। ठीक, इसी तरीके से देखिए 9 है, 9 29 से सेट है। देखिए, 9 गुणे 3 और प्लस 2, 9 × 27 और 2 29, ये भी सेट है अपनी जगह। 26 को देखो, है ना, 26, देखिए 26 गुणे में 3 और प्लस 2, 26 यहाँ 78, 78 2 80, ये भी सेट है। मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगला कोड क्या होगा। देखिए, 6 है तो 6 गुणे 2 और 3 प्लस 2, 6 × 18 और 2 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये सेटिस्फाइड करेगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ ऐसा है। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब जितना जितना दाम लगा था सामान बनाने में, उससे 20% एक्स्ट्रा अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। छूट की दर बताइए। देखिए, समझिए, कोई सामान था, यहाँ पे सामान जो लागत मूल्य है उसका सीपी, हम इसको मान लेते हैं 100 रुपये, है ना। 100 रुपये उसका लागत मूल्य है। अब इसने क्या किया, इसने 20% अंकित, एमपी मतलब मार्क प्राइस, है ना। अब मतलब ये 100 रुपये का बनाया था, लेकिन इसमें क्या किया कि ये 120 रुपये छाप दिया कि 120 रुपये में बिकेगा। एक कस्टमर आया, ठीक है, उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया होगा, है ना। तो इसने क्या किया, इसने जो सेलिंग प्राइस है बेचते समय क्या किया है कि उसने कुछ छूट दे दिया, हमको नहीं पता है। और 8% प्रॉफिट होता है। 8% प्रॉफिट का मतलब 100 का सामान 108 रुपये में बेच दिया इसने। ठीक, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छूट कितने का मिला है। छूट मिला है 12 रुपये का, है ना। किस पर मिला है, 120 पे। तो आप लिखेंगे 12 रुपये का छूट मिला है, 120 रुपये पर मिला है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट गया, है ना। ये 12 से 12 कट गया, आंसर आ गया 12%। तो ये जो डिस्काउंट का 10%, मैं 12 का लिख रहा हूँ, 10%, है ना। ये जो डिस्काउंट मिला है कितने परसेंट का मिला है, 10% का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस तरह वह कितने समय में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आप बेसिक डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं, आपको जैसे सुविधा रहेगी आप वैसे करिएगा। देखिए, अगर बेसिक डायग्राम के साथ कर रहे हैं तो डायग्राम के साथ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये एक पोल है, ठीक है, मतलब ये पोल है और यहाँ पे टाइम का वो दिया। देखिए, ये पोल में मैं दूरी लिख लेता हूँ, मान लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर,
3 मीटर, 4 मीटर, 5, 6, ऐसे लास्ट में 12 मीटर तक बंदर को जाना है, ठीक। और यहाँ पे टाइम का ड्यूरेशन है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। देखिए पहले मिनट में क्या होता है, बंदर 2 मीटर ऊपर जाता है। देखिए यहाँ पे 1 मिनट का समय लगा है, बंदर 2 मीटर ऊपर आ गया, ठीक। अगले ड्यूरेशन में क्या होता है, अगले ड्यूरेशन में 1 मिनट में नीचे आ जाता है। देखिए फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा मिनट हो गया, लेकिन बंदर की हाइट एक ही है ना, मतलब 1 मीटर ऊपर चढ़ा है। अगले मिनट में आप ऐसे देखेंगे तो जब 3 मिनट पूरा हो जाएगा तो बंदर तीसरे मीटर पे होगा, है ना। फिर अगला मिनट आएगा, 4 मिनट हो जाएगा, बंदर 1 मीटर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, इसमें समय लगेगा। बाकी आप देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए पहले मिनट में बंदर 2 मीटर ऊपर चढ़ा, अगले मिनट में बंदर 1 मीटर नीचे आ गया। आप परिणाम देखेंगे तो 2 मिनट में बंदर का जो रिजल्ट है ये 1 मीटर है। देखिए 2 मिनट में 1 मीटर है ना। तो इस हिसाब से आपको लगेगा कि 12 मीटर है, 12 मीटर चढ़ने में कितना मिनट लग जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 12 मीटर चढ़ना है तो 24 मिनट लग जाएगा। तो ऐसा सही नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं सही होगा, कारण समझिएगा। देखिए जब बंदर चढ़ना शुरू करेगा तो 10 मीटर तक तो चढ़ा रहेगा, 10 मीटर तक, 10 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा, 20 मिनट लगेगा, 2 के हिसाब से 20 मिनट, है ना। और जब अंतिम मिनट रहेगा, मतलब जो अंतिम 2 मीटर रहेगा, जब वो चढ़ जाएगा तो वहाँ से नीचे उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 20 मिनट इधर लगा था और लास्ट में 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 21 मिनट, ठीक है। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से सोच सकते हैं। देखिए 2 मिनट में 1 मीटर जा रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट अगर हमको 12 मीटर चढ़ाने तो 12 दूना 24, 24 मतलब इसके आसपास का समय लगेगा। अब देखिए 10 मिनट तो हो नहीं सकता, 12 भी नहीं हो सकता, 11 भी नहीं हो सकता, तो एग्जैक्ट आंसर 21 मिनट हो जाएगा। 21 मिनट में बंदर पोल के शीर्ष पे रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उससे दुगने कार्य को पूरा करेंगे कितने दिनों में, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 3 मेल है, ठीक है। देखिए जब कभी भी यहाँ पे और लगा रहता है ना, मतलब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और या लगा होता है तो मतलब मेल अकेला कर सकता है और फीमेल अकेला कर सकती है, मतलब दोनों अलग अलग कर। देखिए 3 मेल हैं और 7 फीमेल है ना, ये काम कर रहे हैं ना, 32 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमें देखिए ये आपके आदमी और औरतों की संख्या हो गई, ये इनका दिन हो गया। अगर हम टोटल वर्क की बात करेंगे तो 32 मेल क्या मैं बोल रहा हूँ, 32 दिन में 3 मेल है, ठीक है। ये काम हो रहा है, ये काम बराबर है 32 दिन में कितने फीमेल के, 7 फीमेल के, ठीक। अगर आप देखेंगे 32 से 32 कट जाएगा तो यहाँ पे सेटलमेंट कुछ ऐसा मिलेगा कि जो मेल है एक दिन में ये 7 काम करेगा और फीमेल एक दिन में 3 काम करेगी। तो हमें टोटल वर्क से कहीं से भी आप निकाल लीजिएगा। देखिए 32 गुणे यहाँ पे अगर हम फीमेल की वैल्यू रखेंगे 3 है तो 7 त्रिक 21, ये टोटल वर्क है ना। अब इससे दोगुना कार्य चाहिए, मतलब दोगुना कार्य हो गया। अब कितने लोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 7 आदमी, एक आदमी एक दिन में 7 काम कर रहा है तो 7 आदमी मिलकर 49 काम करेंगे। और प्लस में एक महिला एक दिन में 3 काम करी तो 5 महिला कितना 15 काम करेंगे। 49 और 15 64 हो जाएगा, तो 32 गुणे 2 गुणे 21 और बटे 64, है ना। 32 दूना 64 है, पूरा कट जाएगा। 21 दिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो 21 दिन ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये भी सही हो गया। देखिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निम्नलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, आपको चूज करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए और सॉरी सही हम इसमें देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, EGIK, है ना। इसका कोड क्या लिखा गया, इसका कोड लिखा गया FILO, है ना। इसको पकड़ने की कोशिश कर, देखिए ई में +1 हुआ है, F मिल गया। GHI इसमें +2 हुआ है, आई के बाद JK नहीं है, यल मतलब +3 हुआ है ना। K के बाद LMN नहीं है, मतलब +4 हुआ है। देखिए +1 +2 +3 +4, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं FHJL, है ना। इसमें कोड निकालना है, F के आगे आएंगे G, है ना। देखिए जैसे आपको पहला कोड मिला 2 ऑप्शन यहाँ से गायब हो गए, ठीक है, 2 गायब हो गए, है ना। अब ये दोनों हो ही नहीं सकते क्योंकि आंसर G से शुरू होगा। H के बाद देखिए I नहीं है, J रहेगा, ठीक। अभी भी दोनों चल रहे हैं, चलने दीजिए, है ना। आगे देखेंगे J के बाद देखिए KL नहीं होगा, M रहेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे M मिल गया आपका ये भी ऑप्शन मतलब कैंसिल हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप आगे चेक करना चाहते हैं तो यल को भी निकाल लीजिएगा। देखिए एल की बात करेंगे तो MNO नहीं रहेगा, लास्ट में P आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऐसे भी मैच कर रहा है, बाकी आप 3 निकाल के सेटिस्फाइड हो चुके थे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या रहा है, देखिए रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। सबसे पहले पूरब की ओर चल रहा है,
1 किमी चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। 1 किमी चला, दक्षिण मुड़ जाता है। और 5 किमी चलता है, ठीक है, 5 किमी चलता है, पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किमी चलता है। अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किमी चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा। देखिए रवि है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर आप कभी बनाएंगे पेपर पे तो आपका ये नॉर्थ होता है, मतलब उत्तर होता है, ये साउथ है, ठीक, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये डायरेक्शन का सेटलमेंट होता है, ठीक, आपने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, रवि सबसे पहले किधर चलता है? रवि पूरब की ओर चलता है, ठीक है। रवि मान लीजिए यहाँ से, ठीक, ये रवि यहाँ से चलना शुरू करता है, ये पूरब की ओर आता है ना। 1 किमी चल रहा है तो मान लीजिए 1 किमी है। इसके बाद क्या होता है, वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, मतलब नीचे चला जाता है ना। दक्षिण की तरफ जाने के बाद 5 किमी चला, ये 5 किमी चला। फिर आगे क्या होता है, पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है, पुनः पुनः पूरब मतलब इधर मुड़ गया, है ना। इसके बाद 2 किमी चलता है, 2 किमी चला, ठीक। फिर आगे बोला जा रहा है अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ जाएगा और कितना चल रहा है, 4 किमी चलता है, ठीक है। यहाँ से मुड़ने के बाद ये 4 में बोल गया, 9 किमी चलता है, ठीक है। ये रिजल्ट दिमाग में चल रहा है, देखिए ये 9 किमी चलता है। आगे पूछा जा रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ठीक है। देखिए प्रारंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये है, कितनी दूरी पर है निकालने के लिए देखिए यहाँ पे आप अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, ठीक। त्रिभुज में देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। ये 5 निकल गया, ऊपर वाला बचा कितना, 4, है ना। ये 4 हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आप देखिए ये 1 था, है ना, और ये नीचे वाला 2 है, मतलब ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया 3 हो जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा एरिया 3 हो जाएगा। देखिए ये आपका 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, या फिर आप ये ट्रिपलेट भी देख सकते हैं। और ट्रिपलेट के माध्यम से आपको पता होगा 4 और 3 का जो ट्रिपलेट होता है 5 आता है, तो आप यहाँ से 5 की में टिक कर सकते हैं। बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा 16 और 9, मतलब इसको आप ऐड करेंगे। देखिए ये लंब की वैल्यू है 4 चौका 16 प्लस 3 तिरिक का 9, है ना। 16 और 9 25, 25 मतलब 5, ये इसका 5 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में से स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां है, मतलब ऊपर से आप देखेंगे तो स्मिता 16वें नंबर पे, नीचे से 29वां है, नीचे से 29वें नंबर पे। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 5 उसमें से फेल हो गए, है ना। कुल कितने परीक्षा में मतलब कुल कितने छात्रों ने एग्जाम दिया था? देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्मिता जो ऊपर से है, स्मिता अगर ऊपर से देखेंगे तो ये 16वें स्थान पर है, ठीक। और नीचे से देखेंगे तो ये 29वें स्थान पे है। देखिए आपने ऑर्डर रैंकिंग में पढ़ा होगा, जब कभी भी एक व्यक्ति का कोड 2 अलग अलग डायरेक्शन से दिया रहता है तो आप निकालते हैं। देखिए टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, है ना। लेफ्ट प्लस राइट बोलो या फिर आप अप डाउन बोलो, टोटल आपको चाहिए, है ना। चलिए देखिए तो यहाँ पे 16 प्लस 29, है ना, -1। अगर आप माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा 45, 45 में से 1 गया 44, है ना। इस पंक्ति में टोटल 44 लोग हैं, ठीक, 44 है। इसके बाद क्या होता है, 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी तो 6 यहाँ पर भी आएंगे और 5 लोग क्या है, फेल हो गए, है ना। तो 44, 6 50 और 5 55, टोटल 55 स्टूडेंट्स ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है, फोटोग्राफ में प्रदर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है जिसकी अन्य कोई बहन नहीं है? देखिए समझिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे एक फोटोग्राफ है ना। फोटोग्राफ में कोई महिला है, उसको दिखाते हुए एक आदमी क्या बोल रहा है कि ये मेरे भांजे की क्या है, नानी है। समझिए भांजे की नानी मतलब जो आदमी है, आदमी मामा होगा, है ना, आदमी मामा होगा, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, आदमी मामा हो जाएगा और नानी कौन होगा, मामा की माँ रहेगी, है ना। यहाँ पे नानी आएगी अब समझिए यहाँ पे आप नॉर्मल तरीके से देखिए, मामा है, नानी है, मतलब ये आदमी क्या है, ये आदमी इसकी माँ है। फिर आगे बोला क्या जा रहा है कि फोटोग्राफ की महिला का उस व्यक्ति की बहन, है ना, ये इसकी बहन है ना, के साथ कैसा रिलेशन होगा जबकि इसकी कोई और अन्य बहन नहीं। देखिए ये बहन का लड़का होगा, है ना, या लड़की होगी, मतलब इसका कोई बेटा या बेटी होगी जिसे मतलब जो इसका मामा रहेगा, है ना, ये मामा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये दोनों आपस में भाई बहन है,
ये नानी इसकी माँ है, मतलब इसकी भी क्या होगी, माँ होगी, तो इसका रिलेशन माँ का आएगा। ठीक, इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, जब कभी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आएंगे, आप क्वेश्चन को तोड़ के पढ़िएगा तो आसानी से आप बना लेंगे। देखिए, यहाँ पे फोटोग्राफ में नानी है। ठीक, अब नानी का रिलेशन कैसे बोला जा रहा है, आदमी ये बोल रहा है ना कि मेरे भांजे की नानी है, मतलब यहाँ पे मामा है ना। अब मामा के बाद मामा का भांजा होगा, भांजा का मतलब मामा की बहन होगी, है ना, और इस बहन का लड़का या लड़की होगा। ठीक है, यहाँ पे भांजा बोला है तो मतलब ये क्लियर है कि लड़का लड़का होगा। ठीक, अगर भांजी बोला होता तो लड़की होती। ठीक, अब समझिए, यहाँ पे देखिए सीधा सीधा सेटलमेंट दिख रहा है। नानी, देखिए ये इसकी नानी है, ठीक, और ये इसका मामा है, और ये इसकी माँ है, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन है। अगर ये इसकी माँ है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ से ना हम लोग का डीआई का सेक्शन शुरू हो रहा है। देखिए, ये डीआई पेपर में आया हुआ डीआई है। मैंने पेपर के डीआई को डायरेक्ट इसलिए रखा है ताकि आपका भ्रम दूर हो कि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ हमारे दोस्तों को या भाइयों को ये समस्या थी कि आप जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करिए। ठीक है, आप हल नहीं कर रहे हो इसीलिए मुझे लाना पड़ रहा है ताकि आप इसको देखिए कि हाँ प्रीवियस ईयर आता क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखेंगे ना तो ये निर्देश में दिया है कि दी गई तालिका जो है या सारिणी जो है का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, है ना। यहाँ पे एक सारिणी दिया गया है जिसमें अलग अलग महीना दिया है। देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मंथ्स दिए गए। और यहाँ पे ये शेयर ब्रोकर कंपनी में खुले खातों की संख्या है ना, सैकड़े में है, मतलब ये 2500 2800 ये सेटलमेंट है। तो ये डायरेक्ट डेटा है, इसको डिकोड करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ से देखते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बन रहा है। देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन किस लेवल के बने। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। मतलब अगस्त और जून के खातों की बात बोली जा रही है और ये पूछ रहा है कितने परसेंट कम या कितने परसेंट ज़्यादा है। देखिए, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं अगस्त में कितना खाता खुला है। देखिए, अगस्त ये रहा, ठीक, और जून ये रहा, है ना। यहाँ पे देख लेना किसमें कितना खाता खुला है। देखिए, अगस्त की बात करेंगे तो 60, देखिए यहाँ पे 60 हो गया, 60 30 90, 90 और 30 120, 120 और देखो 5 5 10 हो जाएगा तो 130 रहा, और यहाँ पे 50 180, है ना। यहाँ पे 180 खाता खुला है। ठीक, अब इधर आइएगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। देखिए, जून की बात करते हैं। देखिए, 28 या 20, 10 30 और 40 70 और 40 110, ठीक है, 110 हो गया। ठीक है, 8 8 16, ठीक है, 16 और 4 20 1 21 और 2 23, है ना। 110 पहले से निकला था, 123 मतलब 133 खाता यहाँ पे खुला है। ठीक, जून में टोटल 133 खाता खुला है और अगस्त में 180 खाता खुला है। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए, 20 10 30 और 40 70 और 40 110, ठीक है, 110 है, 8 8 16 और 17 18 5 23 133, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगस्त की बात करेंगे 180 खाता खुला है और जून की बात करेंगे 133 खाता खुला है। ये खातों की संख्या है। ठीक है, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगस्त और जून की बात करेंगे। देखिए, अगस्त में 180 खाता खुला है और जून में 133 खाता खुला है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून के खातों से कितना परसेंट कम या ज़्यादा। देखिए, अगस्त वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 33 7 40 47 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, 133 से। तो आप लिखेंगे 47 बटे 133 और गुणे में 100, है ना। अब इसको भाग कर रहे हैं, यहाँ पे 4700 हो जाएगा और 133 हो जाएगा, तो इसको काट लेते हैं। 4700 भाग कर लेते हैं 133 से, है ना। सबसे पहले 3 बार जाएगा, 3 बार अगर लेकर जाएंगे तो 3 तिरिक का 9, है ना, 13 तिया 39 399, है ना। यहाँ पे बचेगा 71 और 0 बढ़ा, और 13 बचे 65, 13 छक 78, ठीक है। 5 बार जाएगा तो देखिए 35 दशमलव कुछ आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात बताइए। मतलब मई से सितंबर तक ना एंजल और जेरोधा के खातों का अनुपात पूछ रहा है। तो देख लेते हैं मई से सितंबर की कहानी क्या है एंजल और जेरोधा की। देखिए, मई से सितंबर तक मतलब टोटल एंजल और जेरोधा चाहिए। देखिए, एंजल के खातों की संख्या यहाँ पर है और जेरोधा के खातों की संख्या यहाँ पर है। देखिए, अब अगर एंजल के टोटल को ऐड करेंगे और जेरोधा के टोटल को ऐड करेंगे, देखिए एंजल का टोटल कितना हो जाएगा 25, ठीक, 25 में 35 जोड़ेंगे तो 60,
ठीक है। 60 में 65 जोड़ेंगे तो 125, 125 में 55 जोड़ेंगे तो 180, है ना। 180 खाता यहाँ पर खुला है, ठीक। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेरे कैलकुलेशन पे मुझे थोड़ा सा कम भरोसा रहता है, खासकर जब जोड़ और घटाने की बात होती है ना। देखिए 25 और यहाँ पे देखेंगे 25 और ये 35 कितना हो जाएगा 60, 60 और 60 120, 125, 125। देखिए यहाँ पे अभी ये छूट ही रहा है, देखिए इसीलिए मैंने बोला ना मुझे थोड़ा सा कम भरोसा रहता है, ठीक है। ये 28 को भी जोड़ लेंगे तो 208 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर कैलकुलेशन में हमसे कोई मिस्टेक होती है तो इस पर आप थोड़ा सा केयर करिएगा, बुरा मत मानिएगा। यहाँ पे 208 हो जाएगा, ठीक। ये 208 टोटल खाता यहाँ पे खुला है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं जेरोदा की। देखिए 30, 50, 80, ठीक है। 80 और 40 120, 120 और 30 150, 150 और 50 200, है ना। एंजल में 208 और जेरोधा में 200। अब आपको इसका अनुपात निकालना है, अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए एंजल में कितना खुला है, पहले किसको रखना है, पहले एंजल को रखना है ना। एंजल में 208 और जेरोधा में 200, है ना। इसका अनुपात निकालना है, आप इसको काट देंगे। यहाँ पे काटेंगे तो मान लीजिए शुरू में मानते हैं 4 से कटेगा 51/50, है ना। 51/50। अगर ये अनुपात में देखो आंसर ये भी दे सकता था 51/50, लेकिन ये नहीं दिया है, मतलब भाग करना है तो 50 1 का 50, है ना। अब देखिए ये आपका 1 है और 50 है तो आपका 0 बार जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा सॉरी ये 52 आएगा, 52 आएगा, 52 माफ करिएगा 52 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0.8 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम, मतलब सबसे ज्यादा है ना। तो यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो चलिए देखते हैं अब एवरेज निकालते हैं। देखिए जब कभी भी बात एवरेज निकालने की और सबका बेस सेम रहे, बेस मतलब जो टर्म है पदों की संख्या सेम रहे, तो आप एवरेज ना भी निकालिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर मैच करेगा। कैलकुलेशन का मतलब सबको जोड़ लीजिए। देखिए एवरेज निकालने के लिए इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ करके 1 2 3 4 5 से भाग देंगे। ऐसे यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, है ना। 5 से भाग सब में है तो आप भाग दीजिए चाहे मत दीजिए, एवरेज वैसे भी मैक्सिमम ही रहेगा। आपने पीछे निकाला था 208 आया था और इसको आपने निकाला तो 200 आया था, तो ये दो हम लोगों ने निकाल रखा है ना। बाकी जो बचा हुआ दो है, देखिए 22 और 18 40, 40 और 30 70, 2 72, 102 और 45 147। यहाँ पे 147 हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे, देखिए 60 और 50 110, 155, 155 और 60 190, 190 और 42 232, है ना। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम देखो 232 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब कि एवरेज भी निकालेंगे ना तो सबसे ज्यादा इसी का रहेगा। तो ट्रेडबुल जो है, ट्रेडबुल में सबसे ज्यादा खाता खुला है, ट्रेडबुल की बात करेंगे। यहाँ पे ट्रेडबुल जो ऑप्शन होगा वही सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा खाता ट्रेडबुल में खुला है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। मतलब ट्रेडबुल में जो खाता खुला है उसका एवरेज और शेरखान में जो खाता खुला है उसका एवरेज, ये पहले निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लेते फिर आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ट्रेडबुल में जो खाता खुला है, ट्रेडबुल में कितना खाता खुला है 232, और शेरखान में जो खाता खुला है 147 खुला है, ठीक। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए ट्रेडबुल में 232 ये ट्रेडबुल है और शेरखान में 147, है ना। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, देखिए ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत, औसत निकालने के लिए यहाँ पे 5 से भाग करेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, है ना। और शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत से लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। देखो ये तो क्लियर है कि ट्रेडबुल वाला ज्यादा होगा, ठीक है। अब कितना ज्यादा होगा ये निकालने के लिए, देखिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको माइनस करेंगे तो मान लीजिए 47 यहाँ पे, 48 49 50, 3 और 50 53, 53 और 32, है ना। 53 और 32, 5 और 8, ये 85 ज्यादा है, ठीक है। 85 ज्यादा है, ठीक है। किस बेस पर ज्यादा है, आप देखिए यहाँ पे 147 पर ज्यादा है और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। आप इस डेटा का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर सही आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप इस 5 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैंने नहीं लिया, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर जो भी आएगा एग्जैक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा खुद से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या महत्तम है, मतलब किस महीने में सबसे ज्यादा खाता खुलता है। तो यहाँ पे मंथ्स की बात कर रहे हैं, देखते हैं किस महीने में सबसे ज्यादा खाता खुला है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पे मंथ्स की बात करेगा तो हम लोग थोड़ा सा पहले यहाँ पे जगह बना लेते हैं।
चलिए देखिए, अगर मंथ्स में देखा जाए सबसे ज़्यादा खाता किसमें खुला है, तो मंथ्स का डेटा हम ऐसे लेंगे, ठीक है, इस वाले वे में, ठीक है, क्योंकि ये महीनों की संख्या है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है, जो सबसे ज़्यादा आएगा वहीं सबसे। देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ बड़ी बड़ी दिख रही है, जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो पहले ही आगे हो जाएगा, छोटी वैल्यू को इग्नोर कर देना है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये मई वाले में ना सब छोटे छोटे वैल्यूज दिख रहे हैं, तो आपको ये क्लियर है कि ये कभी ज्यादा वाले रेंज में नहीं आ सकता, ठीक है। आप ऐसे जोड़ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इग्नोर भी कर सकते हैं चीजों को देख करके। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 है, 22 है, 30 है, 35 है ना। इसका मेल जब कभी 55, 45, 60 इन सबसे करेंगे तो कभी नहीं आ पाएगा, ठीक। देखिए दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पर भी बड़े बड़े टर्म्स दिख रहे हैं, ये भी आपका गायब हो जाएगा, है ना, ये भी नहीं आएगा, है ना। तीसरे नंबर पे देखो यहाँ पे इन तीनों में ना आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये भी इग्नोर होता दिख रहा है। बाकी आप अगर डाउट है तो इन सबको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे 35 और 45 80 हो जाएगा, 80 और 50 130, 130 और 32 162, ठीक। आगे देखिए 30 और 50 80, है ना, 80 और यहाँ पे देखिए 65 और 35 100 हो जाएगा, 180। वापस से आएंगे, देखिए 40 और 60 100, ठीक है, 100 और यहाँ पे ये दोनों आपस में 100 हो जाएगा, 200। मतलब सितंबर में सबसे ज्यादा खाता खुला है, ठीक है, सितंबर महीने में सबसे ज्यादा खाता खुला है ना, सितंबर। यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर बी है। चलिए ये हो चुका है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे अगला देखो आपको एक ग्राफ दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना, है ना। आपको ग्राफ देखना और इसमें आंसर देना। देखिए ग्राफ में दिया क्या है, कच्चे ऊन के उत्पादन मीट्रिक टन में, मतलब देखिए ये समय दिया 2013, 14, मतलब यहाँ पे 13, 14, 14, 15, 15, 16, ये ऐसे पूरा समय दिया। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि कितने मीट्रिक टन ऊन हो रहा है। देखिए यहाँ पे डेटा लिख दिया 56, 51, 53, तो ये आसान हो गया, फिर इसमें कुछ खास बचा ही नहीं है, डायरेक्ट है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन के मतलब कितना था, मतलब 8 वर्षों में औसत कितना हुआ है, तो 8 वर्षों का औसत उत्पादन चाहिए आपको। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ करके 8 से भाग कर देंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, इसमें क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए, या फिर चलो अच्छा हमें बताते हैं। अभी देखो एवरेज जब कभी भी निकालना है तो एवरेज निकालने का कई तरीका है, या तो सबको जोड़ के भाग करें या तो डेविएटेड मेथड से करिए। आप देखो सबसे पहले ना कुछ निश्चित अमाउंट सबको दे दीजिए। मैं मान लेता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं 50-50 सबको दे देता हूँ। मैंने 50-50 सबको दे दिया, है ना। जब मैंने 50 दे दिया तो बचा कितना, इसके पास से 6 बचा, है ना, 1 बचा, 6 1 7, 3 10 बचा, है ना। इसके पास 15 है, ठीक है, तो 10 और 15 25 हो गया, है ना। इसके पास 26 है, 25 और 26 51 हो गया, है ना, 25 और 26 51 हो गया, है ना। यहाँ पर आएंगे, इसके पास 8 है, 51 और 8 59 हो गया, है ना। इसके पास 18 है ना, तो यहाँ पे 59 1 60 77 आ गया, है ना। और इसके पास 23 है, तो 77 में 23 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 1 हासिल है, 7 दोनों, और यहाँ पे 100। देखिए 50-50 आपने सबको दे दिया था, अब जो बचा हुआ 100 पोर्शन है ना, ये 8 भागों में बटेगा, है ना। ये 50 सबको पहले से मिल चुका है ना। अब जब 100 को 8 भागों में बांटेंगे तो 12.5 आएगा, ठीक। और 50-50 सबको पहले से मिल चुका है, तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 62.5, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 62.5। देखिए 62.5 मीट्रिक टन, ये ऑप्शन, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लीजिए कैसे आएगा, समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, जगह बना के फिर सॉल्व करते हैं। देखिए एवरेज जब भी निकालना है, एवरेज में क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। तो इसमें आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, या तो एक डेविएशन मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ना आप कुछ निश्चित अमाउंट में डेटा सबको दे दीजिए। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 50 देना है, 60 देना है, जैसे आपको कैलकुलेशन में सुविधा लगे आप उस हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे देखो सब 50 के आसपास दिख रहा था, तो मुझे सुविधा दिखी कि मैं इसमें 50-50 दे सकता हूँ। आप 50 में देके 60 भी दीजिएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा, ठीक। देखिए आपने 50-50 दिया तो यहाँ पे 50 निकल गया, इसमें 6 बचा, इसमें 1 बचा, इसमें 3 बचा, यहाँ पे 15 बचा हुआ है, यहाँ पे 26 बचा हुआ है, ठीक। यहाँ पे 8 है, इसके पास 18 है और इसके पास 23 है। आपने सबको जोड़ा, देखो 50-50 आपने सबको दे दिया, तो देखिए 6 1 7 3 10 15 25 26 51 और देखिए 18 8 26 होता है, ठीक है। 26 और 23 49 हो जाएगा, तो 51 और 49 100 हो गया। 100 को जब 8 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक एक को 12.5 मिलेगा। 50 पहले से मिला था, 12.5 यहाँ से मिला, 62.5 आ गया। इसके अलावा देखिए आप 50 नहीं, अच्छा मान लीजिए कोई बोलेगा नहीं हम 50 नहीं देंगे, हम 60-60 देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी देख लीजिए। देखिए आप 60-60 देते हैं, अगर 60 देंगे तो इसके पास 4 कम पड़ेगा, -4, इसके पास 9 कम पड़ेगा, -9,
इसके पास 7 कम पड़ेगा -7, यहाँ पे मैं 60 दे रहा हूँ, इसको याद रखेगा, ठीक है, -9। इसके पास 5 एक्स्ट्रा है तो +5, इसके पास 16 एक्स्ट्रा है +16, इसके पास 2 कम है -2, इसके पास 8 एक्स्ट्रा है +8 और इसके पास 13 एक्स्ट्रा है +13, ठीक। अब देखिए यहाँ पे समझिए, आपने जो भी प्लस माइनस है ना इसको बराबर करके कैंसिल करना है, मतलब पहले माइनस, और देखो यहाँ पे समझिए ये 9 और 4 13, मतलब ये 4 और 9 13, ये 13 माइनस में, ये 13 प्लस में है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। इसके बाद देखिए ये 7 माइनस में और ये 2 माइनस में, 7 और 2 9, है ना। 9 1 8 को यहाँ से कैंसिल कर देगा और मान लेते हैं यहाँ से 1 निकाल लेंगे तो ये बचेगा 15, है ना। 15 और 5 20, है ना। अब 20 यूनिट को 8 भागों में बांटना है ना। 20 यूनिट को 8 भागों में बांटेंगे तो 8 दूना 16 और 8 पंचे 40, तो ये आपका यहाँ से बचेगा 2.5, तो 60 पहले से मिला था प्लस 2.5, है ना। आपका एग्जैक्ट आंसर 62.5 आ जाएगा, ठीक। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे जिस मेथड से करिए, आंसर पर कोई विशेष फर्क नहीं आने वाला। इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर भी आएगा 62.5, है ना। तो इसका जो औसत उत्पादन है ये कितना रहा था, 62.5 रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष क्या है, मतलब सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुआ है। तो आपको तो ये सीधा चार्ट देखना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है ना। देख लेते हैं सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे है। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ये सब यहाँ से हटाते हैं। देखिए सबसे ज्यादा ग्रोथ की बात करें, देखिए यहाँ पे तो कम ही है, इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 की ग्रोथ है ना, यहाँ पे 12 की ग्रोथ है, यहाँ पे 11 की ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ पर भी कमी है, यहाँ पे 10 की ग्रोथ है, 10 की ग्रोथ है और यहाँ पर 5 की ग्रोथ है। सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पर हुआ है, देखिए सबसे ज्यादा ग्रोथ की बात करेंगे 16-17 में हुआ है ना। मतलब यहाँ पे आप 15-16 से जब 16-17 में आए थे तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था। तो मैक्सिमम जो ग्रोथ है ये 16-17 में आपको देखने के लिए मिला है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 16-17, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का, मतलब यहाँ पे कुछ ब्लैंक है, इसको फिल करना है। तो देखिए कितना भाग था, तो यहाँ पे सीधी सी बात है 14-15 रखेंगे और यहाँ पे 19-20 का कंपैरिजन कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक डेटा क्या दिया है, दिए गए ग्राफ के प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है, इन प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, हिस्ट्री बटे जियोग्राफी, है ना, ये आपको सेटलमेंट दिया है ना। अब इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन ये बोला है कि निम्न में से कितने छात्रों का भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक है ना। मतलब कौन कौन से छात्र ऐसे जिनका भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम नंबर है, मतलब हिस्ट्री में इनके मार्क्स कम हैं और जियोग्राफी में इनके मार्क्स क्या हैं, ज़्यादा है ना। अब चलिए देख लेते हैं, स्लाइड पर आते हैं। मतलब इस यहाँ पर देखिए हिस्ट्री और जियोग्राफी, देखिए हिस्ट्री ऊपर है, अगर हिस्ट्री में मार्क कम होगा तो जो अनुपात आएगा वो क्या होगा, 1 से कम आएगा। अगर हिस्ट्री ऊपर है और ऊपर वाली वैल्यू कम होगी तो हमेशा वैल्यू 1 से छोटा आएगा। देखो 1 से छोटा, ये पहला है, मतलब ऑप्शन 1 हो जाएगा। दूसरे के साथ भी यही है, ऑप्शन 2 भी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दूसरा छात्र भी हो जाएगा। तीसरे के साथ भी यही है, मतलब तीसरे छात्र की भी स्थिति यही है ना। तो फिर चौथा सही है, पांचवा सही है, छठा देखिए 7 नंबर जो 6 है, तो 1 2 3 और 6 इतने छात्र ऐसे हैं ना जिनके इतिहास में नंबर क्या है, 1 2 3 और 6 वाले छात्र ऐसे हैं जिनके इतिहास में नंबर कम है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 6, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, है ना। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य की प्रतिशत बढ़त बच गई। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य, है ना, प्रतिशत बढ़त है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, अपने चार्ट पर आते हैं। सबसे पहले 3 से 4 वाले स्टूडेंट को देखते हैं। देखिए 3 से 4 की बात करेंगे तो 3 वाला जो बच्चा है, 3 वाले बच्चे का एवरेज सेटलमेंट कितना दिख रहा है, देखिए 0.35, है ना, ये 3 वाला बच्चा है, ठीक। और 4 वाले बच्चे की बात, 4 वाले की बात करेंगे तो 4 वाला है 1.25, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है ना। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब क्या है, देखिए आप किस हिसाब से सरल करेंगे, हिस्ट्री ऊपर है तो हम इसको 35 और बटे 100 मान लेते हैं। मतलब इसका हिस्ट्री में 35 नंबर है, जियोग्राफी में 100 नंबर है ना। अब इसकी बात करेंगे 125, हिस्ट्री में 125 है और जियोग्राफी में
100 मार्क्स, है ना। यहाँ पे अब हमको ज्योग्राफी का बढ़त बताना है। जब ज्योग्राफी का बढ़त बताना है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले ना हम हिस्ट्री को बराबर कर लेते हैं। देखिए हिस्ट्री को बराबर करने से क्या होगा, ज्योग्राफी के अंतर मिल जाएंगे हमें। अब देखो ऊपर यहाँ पे हिस्ट्री का अंतर है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बराबर करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको काट करना और छोटा कर लेते हैं। देखिए और छोटा करने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको काट लेते हैं। देखिए 7/20, है ना, 7/20, ये 3 वाला बच्चा है और यहाँ पे 4 वाला बच्चा है। इसको काटेंगे, मान लीजिए किससे कटेगा, ये हम काट लेते हैं 25 से काटेंगे, तो 25×5 125 और 25×4 100, ठीक। देखिए अब हिस्ट्री में हम दोनों के मार्क्स 35-35 कर सकते हैं, ठीक है। अगर 35 करना चाहेंगे तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×5 35, है ना, और 20×5 100, वापस से वही सेटलमेंट आ रहा है, ठीक है। देखिए 100, और इधर क्या करेंगे, इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 7×5 35 और 7×4 28, है ना। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पर आते हैं थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन हम लोगों का क्या था, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत बढ़त के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को कोई भी आंकड़ा नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त, है ना। यहाँ पे क्योंकि कोई डेटा दिया ही नहीं गया एग्जैक्ट, हमने ऑप्शन स्टार्ट में नहीं देखा था, अगर ऑप्शन देखे होते तो ये क्लियर हो जाता, ठीक। तो यहाँ से आपको आंकड़ा अपर्याप्त है, या रुकिए एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन पे, है ना, कि क्या सेटलमेंट है, कुछ अगर मिले तो फिर ट्राई कर लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, एक बार फिर से इसको ट्राई कर लेते हैं, अगर कुछ डेटा दिखे या फिर मतलब मैं इसे मिस कर पा रहा हूँ तो फिर देख सेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्लास होती है, ऐसा नहीं होता है कि मैं इसके लिए पहले से ही एकदम अच्छे से क्वेश्चन को पहले सेट करके याद करके तब इसके बाद सॉल्व करा, तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट जो मिलता है वही सॉल्व कराते हैं, जो भी है एकदम जेन्युइन है, ईमानदारी के साथ है ना। देखिए यहाँ पे 3 की बात करेंगे, बच्चा 3 है ना। हिस्ट्री और जियोग्राफी की बात करेंगे, देखिए 3 वाला बच्चा यहाँ पे 0.35 दिया है, इसका मतलब ये हिस्ट्री में अगर इसके 35 मार्क्स हैं तो जियोग्राफी में 100 मार्क्स बनेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए 4 वाले बच्चे की बात करेंगे, 4 वाले बच्चे का अनुपात दिया 1.25, तो इसका सेटलमेंट ये है कि अगर इसके हिस्ट्री में 125 होंगे तो जियोग्राफी में 100 होंगे, है ना। देखिए मान लीजिए हम इसको काट देते हैं, काटेंगे तो 7 और 20, है ना, और इसको काटेंगे तो 5 और 4, है ना। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डेटा हमको नहीं दिख रहा है, हमें नहीं पता ये अनुपात दिया, इसका मतलब क्या होगा, आगे ये सॉल्व भी नहीं होगा, है ना। जब सॉल्व नहीं होगा इतना, इसका मतलब क्या, हमें एग्जैक्ट मार्क्स पता ही नहीं चलेंगे कि इसका एग्जैक्ट नंबर कितना है। तो जब एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा तो हम लोग डेटा को नहीं बता पाएंगे, तो इसका मतलब इसके जो आंकड़े हैं ये अपर्याप्त हैं, इससे हम आंसर नहीं निकाल सकते। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। मतलब इतिहास और जो भूगोल का जो मैक्सिमम अनुपात है और न्यूनतम है, इसका अंतर हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम के डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम का डेटा लेंगे कि मैक्सिमम क्या है, ठीक है। देखिए मैक्सिमम यहाँ पे 1.55 है ना, ये मैक्सिमम अनुपात है ना। अब मिनिमम की बात करेंगे, देखिए मिनिमम यहाँ पे कितना है, देखिए आप सबको ध्यान से देखेंगे तो 0.35 है ना, 0.35। अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 1.20, तो 1.20 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, है ना, 1.20, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, है ना। 24 क्या बोला जा रहा है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, है ना, तो उसके हिस्ट्री के अंक बताइए। अब छात्र 4 की बात करेंगे तो पहले 4 के अनुपात को देख लेते हैं ना। स्टूडेंट नंबर 4 है ना, स्टूडेंट नंबर 4 कहाँ गया स्टूडेंट नंबर, ये रहा। देखिए स्टूडेंट नंबर 4 की बात करेंगे, 1.25 दिया है ना। हिस्ट्री और जियोग्राफी का जो अनुपात दिया 1.25 दिया है, तो देख लेते हैं। देखिए 1.25, देखिए हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी इज इक्वल टू 1.25, बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे। इसके भूगोल छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, है ना। यहाँ पे हमें नहीं पता यक्स, यहाँ पे लिख लेंगे 60, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखिए ये 1.25 को 5/4 भी लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 75 मार्क्स, है ना। तो इस बच्चे को जो हिस्ट्री में मार्क्स मिले 75, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किया। मतलब कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनको हिस्ट्री में ज्यादा अंक मिला। देखिए
हिस्ट्री में ज़्यादा अंक मिला है, इसका मतलब कि इनका जो रेशियो आएगा 1 से ज़्यादा रहेगा, वो 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर हमें कमेंट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास जो होता है मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मुझसे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। कैलकुलेशन कुछ ऐसा था, 22 और प्लस करना था यहाँ पे, नहीं रुके 22 नहीं था, रुके 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। ये ऐसा था कुछ 15 प्लस 12.5 था, है ना, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, मैंने गलती से यहाँ पे 37.5 बोल दिया था, है ना। तो इसके बाद कुछ हेट कमेंट्स आए कि आप भांग खा के पढ़ा रहे, है ना। तो फ्रेंड्स ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कभी कभी हो जाती है ना। मैं मानता हूँ कि टीचर होने के नाते मुझे या फिर एक एजुकेटर होने के नाते ऐसे मिस्टेक्स पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल अगर ध्यान नहीं गया है तो यहाँ पे आपको ना भावनाओं को समझना है, आपको अंक पर एकदम एग्जैक्ट मतलब फोकस नहीं करना है। आप एग्जाम में नहीं बैठे, आप सीख रहे हैं। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज़ एकदम एग्जैक्ट रहे, कोई भी मिस्टेक ना हो, या फिर अगर किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो आप इसमें थोड़ा सा हेट कमेंट ना करिए प्लीज़, बुरा लगता है। ठीक है, आपके लिए फ्री में इतनी चीज़ें की जा रही है ना, फ्री में कंटेंट बनाया जा रहा है, इसके ऊपर पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए। ठीक है, कोऑपरेशन की भावना रखिए। यहाँ पे आपको हेट कमेंट नहीं करना है या फिर हमारी आपकी राइवलरी नहीं चल रही है। ऐसा नहीं कि हम आपके शत्रु या आप हमारे शत्रु हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, है ना, अपने कमेंट्स को थोड़ा सा सही करिए फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। और साथ में आपके जो भी विचार है आप इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक, आप इसको कमेंट कीजिएगा। अगर किसी प्रकार के सुधार की ज़रूरत होती है तो मैं इम्प्रूव करूंगा 100%, और आपके लिए कुछ बेहतर करने का लगातार प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।